नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जो कि पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में। सबसे पहली मैंने कल भी आपको बताया था 1968 में आई थी। उसके बाद 68 के बाद आई थी 1986, और 86 के बाद 1992, और उसके बाद 2019। ये 4 शिक्षा नीति अभी तक आई हैं, और ये चारों ही शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है। कल हम पहले वाली कर चुके थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कर चुके थे, जिसमें हमने बहुत सारे सुझाव के ऊपर चर्चा की थी कि उन लोगों ने अपने क्या क्या सुझाव दिए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। आज हम लोग करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में 10+2+3 का फॉर्मूला दिया गया था, और त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इन्होंने बताया था। परंतु इन्होंने अपने सुझाव दिए थे, इंप्लीमेंट नहीं हुए थे। 86 तक कुछ सरकारों ने, कुछ प्रांतीय सरकारों ने इसे लागू करना स्टार्ट कर दिया था, और कुछ लागू भी हो चुके थे। परंतु जिस समय 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता दल की सरकार आई, उस समय उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ठीक नहीं है, उन्होंने 68 ठीक नहीं है, और उन्होंने अपनी एक अलग शिक्षा का स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा 8+4 और +2, उन्होंने ये अपना फॉर्मूला दिया 10+2+3 के बिहाफ पर। उन्होंने कहा 1968 में 10+2+3 का फॉर्मूला दिया गया था, परंतु मोरारजी देसाई ने अपना 8+4 और +2 का फॉर्मूला उन्होंने अपना दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस नीति 8+4+3, सॉरी 2 नहीं 3 का फॉर्मूला दिया, और उन्होंने कहा कि हमें इस नीति पर कार्य करना होगा। फॉर्मूला सेम था, 8 साल, उसके बाद 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल, और फिर उसके बाद 3 साल सेम था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बस चेंज कर दिया। 10+2+3 की जगह 8+4+3 का फॉर्मूला दे दिया, और कोई अंतर नहीं था। इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उनकी सरकार चली, और उसके बाद 81 में फिर दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई और इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सुझाव दिए गए थे, हमें पुनः उसी के ऊपर काम करना है, और उन्होंने फिर से 10+2+3 के फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सभी प्रांतीय सरकारों को 10+2+3 के फॉर्मूले पर ही काम करना होगा। लेकिन इसी बीच एक और नया मोड़ आया, और इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने, जो कि एक युवा नेता थे। राजीव गांधी जी ने गद्दी पर बैठते ही उन्होंने फिर से दोबारा 1968 वाली नीति को फॉलो करने के ऊपर बल दिया। उन्होंने भी 10+2+3 के फॉर्मूले पर काम करने की बात करी कि हमें इसी फॉर्मूले के ऊपर भी आगे चलना होगा और इसी के अनुसार काम करना होगा। और उन्होंने एक, उनके गद्दी पर बैठते एक शिक्षा के क्षेत्र में जैसे क्रांति सी आ गई थी, और उन्होंने सभी कार्यों को ध्यान रखते हुए शिक्षा में तकनीकी का विशेष महत्व उन्होंने बताया कि शिक्षा में तकनीकी पर बल दिया जाए। शिक्षा में सभी प्रकार की जो शिक्षाएं हैं, उनमें सभी में तकनीकी का योगदान अवश्य कर दिया जाए। आईसीटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, कंप्यूटर्स का यूज ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोजेक्टर्स का यूज ज्यादा से ज्यादा हो। उन्होंने इस चीज के ऊपर अधिक बल दिया। ठीक है जी। इसके बाद इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा सा, मई 1986 में, मई 1986 में 1986 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 भागों में बनकर तैयार हो चुकी थी। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो तैयार हुई थी, वो मई 1986 को तैयार हुई थी, और इसके टोटल 12 भाग थे। कौन कौन से थे 12 भाग, लिख लीजिएगा, साथ के साथ एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। लिखिएगा नंबर 1, पहला भाग जो था वो था भूमिका। पहला भाग भूमिका। भूमिका में इन्होंने बताया कि 10+2+3 का फॉर्मूला किस तरह से रहेगा, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस तरह से रहेगा, शिक्षा में क्या क्या चेंज करना चाहते हैं, तकनीकी का कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, उन सब चीजों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। पहला भाग जिसे भूमिका के नाम से जाना जाता है। फिर लिखिएगा दूसरा भाग। दूसरे भाग में इन्होंने शिक्षा का सार और उसकी भूमिका, यानी शिक्षा का क्या फॉर्मेट रहेगा, बच्चों को कौन कौन सी शिक्षा देनी है, कौन कौन से विषय बच्चों को पढ़ाए जाने हैं, हिंदी, इंग्लिश, और इसके साथ साथ 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूले की बात की, वो उन्होंने इसमें दिया कि किस तरह से लागू करनी है। उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन्होंने जो दूसरा भाग दिया, वो दिया शिक्षा का सार एवं भूमिका। ठीक है जी। फिर लिखिएगा तीसरा भाग, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। तीसरा भाग इन्होंने दिया राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में इन्होंने कहा कि हमें कुछ जगह पर 10+2+3 का फॉर्मूला फॉलो हो चुका है, परंतु कुछ जगह अभी तक भी फॉलो नहीं हो पाया, तो हमें उसे इंप्लीमेंट कराना बहुत ही जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। उसमें उन्होंने अपना 10+2+3 के फॉर्मूले को अच्छे ढंग से खोल कर दिया कि पूरे राष्ट्र में एक ही जैसी शिक्षा प्रणाली होगी।
लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा, चौथा भाग इन्होंने दिया। समानता के लिए शिक्षा में इन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सभी को दी जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई अनपढ़ हो, कोई जैसा भी व्यक्ति, कोई कैसा भी हो, कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई किसी भी जाति का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी हो, सभी को शिक्षा समान रूप से देनी है। महिलाओं को, पुरुषों को कोई भेदभाव नहीं रखना है, बल्कि सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है। चौथे पॉइंट पर हमने कहा। और पांचवें में कहा विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, यानी उन्होंने कहा प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और हायर स्तर पर, तीनों ही स्तर पर हमें शिक्षा का पुनर्गठन करना होगा। क्योंकि शिक्षा में अभी तक भी कुछ ऐसी चीजें शामिल थी जिन्हें पढ़ाया जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं था, जो वक्त के अनुसार बदल जानी आवश्यक थी, परंतु बदली नहीं गई। तो उन्होंने कहा शिक्षा का पुनर्गठन होना जरूरी है, और वो कंटेंट सभी हटा दिए जाएं जिनकी जरूरत नहीं है, और ऐसे सभी कंटेंट को फॉलो किया जाए जिनकी आज वर्तमान समय में जरूरत है। तो उस समय जिस चीजों की जरूरत थी, उन्होंने कहा उन चीजों को लागू करने की जरूरत है। नेक्स्ट लिखिएगा, छठा भाग, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, यानी मैंने भी आपको बताया कि राजीव गांधी सरकार में ही, जैसे राजीव गांधी जी गद्दी पर बैठे, उन्होंने तकनीकी शिक्षा का विशेष योगदान उनका रहा है। भारत में पहली बार तकनीकी को इंट्रोड्यूस कराने वाले मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत में शिक्षा की क्रांति ला दी थी, और उन्होंने तकनीकी शिक्षा को फॉलो करने पर बल दिया। उन्होंने कहा शिक्षा में तकनीक का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, उतना ही ज्यादा रिजल्ट उसके फ्रूटफुल होंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षा व्यवसाय को, शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, उन्होंने कहा शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं जो स्थिर पड़ी हुई है, उन्हें कारगर बनाया जाए, उन्हें ऐसा बनाया जाए जिसका कुछ लाभ मिले। ऐसा ना हो कि व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है परंतु उसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा ना हो, बल्कि शिक्षा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया का नया मोड़ देना। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, यह था हमारा आठवां भाग। शिक्षा की विषय वस्तु यानी कंटेंट, जो एजुकेशन में कंटेंट है उन्हें नया मोड़ दिया जाए, और प्रक्रिया को नया मोड़ दिया जाए कि बच्चों को नए ढंग से पढ़ाया जाए। वही पुराने घिसे पिटे तरीके ना हो, बल्कि कुछ नया ढंग फॉलो किया जाए, कुछ नया करने की कोशिश की, जिसमें हमने तकनीकी का प्रयोग, आपको बताया कि तकनीकी का प्रयोग जितना ज्यादा हम लोग करेंगे, उतना हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, 10वें में शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा का प्रबंधन, इसमें शिक्षा का प्रबंधन में इन्होंने कहा था कि जैसे कि 1968 में उन्होंने कहा था कि धनराशि को बढ़ाकर 6% कर दिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जो हम प्रति बच्चा 12 रुपए सोच रहे हैं, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस समय तक इन्होंने कहा कि कम से कम 6% शिक्षा के लिए प्रत्येक सरकार को देना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी इससे देने के लिए बाध्य रहेगी, ताकि शिक्षा में और भी ज्यादा ग्रोथ की जा सके। यानी 6% का नियम उन्होंने लागू कर दिया था, पूर्ण रूप से लागू करने की बात कही। इसके बाद लिखिएगा, 11वें भाग में संसाधन और समीक्षा। संसाधन और समीक्षा, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस समय कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में किस किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उन पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। कितना उन्हें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कितना इंप्लीमेंट किया जाना आवश्यक है। क्योंकि तकनीकी शिक्षा की तो बात की गई, परंतु क्या स्कूलों में लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, क्या उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सकता है? और यदि कंप्यूटर की हमने बात कही, तो कितने स्कूल ऐसे सक्षम हैं जो कंप्यूटर को रख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा को दे सकते हैं? क्योंकि उसमें ट्रेन टीचर भी चाहिए जो लोग कंप्यूटर की शिक्षा को दे सके। कंप्यूटर रखना आसान है, लेकिन उस कंप्यूटर की शिक्षा को कैसे दिया जाए? क्योंकि उस समय विकट स्थिति थी, हर आदमी टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं था, हर आदमी टेक्नोलॉजी को नहीं जानता था, तो कुछ विकट परिस्थितियां थी। तो उन्होंने कहा कितना इंप्लीमेंट हो चुका और कितना इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है और किस किस प्रकार से उपलब्ध कराए जाए, वो सभी चीजों के ऊपर एक समीक्षा की जाए। नेक्स्ट लिखिएगा, अंतिम भाग 12वां भाग लिखिएगा कि भविष्य, कि भविष्य में शिक्षा का स्तर किस प्रकार का होगा। भविष्य उन्होंने लिखा है 12वां हेडिंग, भविष्य, कि भविष्य में शिक्षा किस प्रकार की होगी, शिक्षा का भविष्य किस प्रकार का होगा, शिक्षा में क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या वर्तमान है और क्या उसका भविष्य हो सकता है यदि हम इन सब चीजों को फॉलो करें, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना रिपोर्ट दी है। तो ये 12 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे अपने, कि हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ये सभी बताने के बाद
इसके थोड़े ही दिन बाद नवंबर 1986 नवंबर 1986 में 1986 नवंबर 1986 में उन्होंने क्या किया, अपनी इस कार्य योजना को एक योजना के रूप में प्रस्तुत किया। जो उनका प्रतिवेदन था, जो उनकी रिपोर्ट थी, और ये मात्र एक पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसका प्लान ऑफ एक्शन भी दिया गया। यानी कि हमें इसे किस प्रकार लागू करना है और हम क्या क्या काम करने वाले हैं, पूरा प्लान भी उन्होंने दिया। इससे पहले ऐसी कोई भी नीति नहीं आई थी जिसमें प्लान दिया गया हो। सबने सुझाव जरूर दिए थे, हमने मुदालिया किया, कोठारी किया, 1968 किया, लेकिन सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन किसी ने नहीं दिया था कि हमें हमारा प्लान क्या होगा, हम किस किस तरह से हमें कार्य को करना है, कैसे कैसे कार्य को प्रारंभ करना, कैसे उसे अंतिम रूप तक ले जाना है, ऐसा किसी ने भी नहीं बताया। तो उन्होंने प्लान ऑफ एक्शन में अपने 24 भाग बताए हैं। पहले में उन्होंने 1986 में जो अपना मई 1986 में जो दिया था उसमें सिर्फ 12 भाग बताए थे, परंतु प्लान ऑफ एक्शन में उन्होंने इसे डिवाइड करते हुए 24 भागों में डिवाइड किया है। ये हम कल करेंगे कि 24 भागों में उन्होंने क्या क्या बताया है, लेकिन हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 1986 में उन्होंने जो अपना एक योजना तैयार की थी, एक जो नीति तैयार की थी, वो टोटल 12 भागों में थी, और वो 12 भाग मैंने जो अभी आपको लिखवाए, ठीक है जी। लेकिन नवंबर 1986 में इसे प्लान ऑफ एक्शन के नाम से, कि हमारा प्लान क्या होगा, हम 1986 में जो हमने नीति बनाई है उसे आगे किस तरह से हम उसे लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, उसके लिए उन्होंने टोटल 24 भाग बताए हैं। उन 24 भागों को हम कल विस्तार पूर्वक दोबारा से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो सभी समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी छात्र छात्रा को कोई भी समस्या है तो आप लोग मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर भी मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9045335627 9045335627। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, सारी वीडियोस क्लियर हैं व्हाट्सएप पर भी, और इसके साथ साथ हम लोग जो जूम क्लास आप लोगों को ले रहे हैं वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप सभी अटेंड कीजिएगा, उसका भी बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।